हाय डियर फ्रेंड, जैसा बहुत सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि सर आरसीसी पे वीडियोज बनाइए आरसीसी, और रियल में बोलूँ मेरा भी इच्छा बहुत हो रही थी कि मैं जल्दी ही आरसीसी स्टार्ट करूं। तो आज मैं आरसीसी स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले तो इसमें मैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। बेसिक बात है कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बहुत ही आपके काम लायक हो, जिसको देख के आपको आगे का आपको समझ में आ जाएगा कि आगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हो, ठीक है। सिलेबस भी बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा कि ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि आरसीसी में आगे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तो आरसीसी है क्या। आरसीसी की अगर मैं बात करूँ तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। यहाँ पर अगर आरसीसी की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूँ तो रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट की अगर मैं बात कर रहा हूँ, रेनफोर्स भी बोलते हैं, रेनफोर्समेंट भी बोल रहे हैं, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अभी यहाँ भी इसके नाम पे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट में, तो आपको पता चलेगा रेनफोर्स। और डिक्शनरी में अगर आप ये ढूंढने जाओगे ना रेनफोर्स की स्पेलिंग मीनिंग, तो सशक्तिकरण होता है, ठीक है। सशक्तिकरण का मतलब होता है कि जो ये कंक्रीट बना हुआ है इसकी शक्ति को और बढ़ा देता है, उसको रेनफोर्स बोलते हैं। अभी इसकी पावर को बढ़ाने के लिए क्या यूज करते हैं, तो हम सभी को पता है कि स्टील बार यूज करते हैं। स्टील बार क्यों यूज करते हैं इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। देखो एल्युमिनियम क्यों नहीं यूज करते हैं, तो उसके कई सारे रीज़न हैं, एक ही रीज़न नहीं है कि स्टील बार क्यों यूज करते हैं। देखो स्टील बार यूज करने का एक रीज़न ये भी होता है कि स्टील एल्युमिनियम के कंपैरिजन में सस्ता होता है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये होता है इकोनॉमिकली के लिए बेटर होता है। दूसरा रीज़न ये होता है कि दोनों का, स्टील का और कंक्रीट का कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन जो होता है ना, वो अप्रोक्सीमेट सेम होता है, बाकी का डिफरेंट होता है, इसलिए हम स्टील बार यूज करते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें छोड़िए, मैं जो पॉइंट आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आरसीसी है वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का पार्ट है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एमटेक में ये एक सब्जेक्ट होता है, ये एक मतलब ब्रांच है एमटेक में, आपको ये देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दो पॉइंट पे डिपेंड है, ठीक है, दो चीज़ों पे डिपेंड है। पहला है आपका सोम, ठीक है, जिसको एनालिसिस पार्ट बोलते हैं, एनालिसिस पार्ट बोलते हैं। और दूसरा आ जाता है डिजाइन पार्ट, ठीक है। एक तो एनालिसिस पार्ट हो जाता है, एनालिसिस में आपका सोम आता है। सोम की बात कर रहा हूँ, सोम भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, अप्रॉक्सीमेट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोम के सभी वीडियोज बना दिए हैं, और एसएफडी बीएमडी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। उसमें भी आपको रेगुलर एक वीडियोज मिल जाएंगे। यहाँ सोम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सोम ये एनालिसिस पार्ट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। और दूसरा एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो ऐसे है स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, ठीक है। स्ट्रक्चर एनालिसिस, स्ट्रक्चर एनालिसिस में अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ये सोम ना पूरा आपका इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन है ना, उसी के बेस पे सॉल्व हो जाता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बेस पे सोम सॉल्व हो जाता है। लेकिन स्ट्रक्चर एनालिसिस के लिए एक और इक्वेशन की जरूरत होती है, उसका नाम है कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने सोम में बताया भी है कि कंपैटिबिलिटी इक्वेशन मतलब इन ये जो इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का जो कंडीशन होते हैं कि समेशन एच इक्वल टू जीरो, मतलब सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू जीरो, और अलजेब्रिक रिजल्टेंट विल इक्वल टू जीरो, या मोमेंट विल बी, जितने भी मोमेंट है सब इक्वल टू जीरो वो हो, ठीक है। तो वो उसी कंडीशन में ये सोम मतलब हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट भी अगर डायग्राम ड्रॉ करना है तो ये कंडीशन पे सॉल्व हो जाते हैं। सोम में इतने ही पार्ट आ जाता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस में मतलब कुछ जैसे कि आपको मैंने बताया था कि इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर अगर है, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ते हैं। जैसे फिक्स बीम हो गया, ठीक है, फिक्स बीम से रिलेटेड हो गया ये जो बीम हो जाते हैं, ठीक है। फिर बाद में अगर और भी जैसे कि कंटिन्यूस बीम हुआ, चाहे
और भी कई सारे बीम हैं, ठीक है, प्रॉप कैंटिलीवर बीम है। तो ये सब बीम को एनालिसिस करने के लिए स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम पढ़ते हैं। अब डिज़ाइन में देख लीजिए, डिज़ाइन में हम क्या क्या डिज़ाइन करते हैं, जैसे कि आरसीसी आ जाता है, डिज़ाइन पार्ट में क्या आ जाता है, आरसीसी आ जाता है, ठीक है, आरसीसी आपको देखने को मिल जाती है। फिर बाद में स्टील डिज़ाइन भी इसी में आ जाता है, ठीक है, पीएससी आ जाता है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट आ जाता है, मेसनरी डिज़ाइन भी आ जाता है, मेसनरी डिज़ाइन भी आ जाता है। तो ये सारे कुछ आपको डिज़ाइन में देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और डिज़ाइन के जितने भी ये पार्ट हैं ना, ठीक है, वो उसमें क्या आपको देखने होते हैं, पहला होता है आपको सेफ्टी देखना होता है, ठीक है, उसकी सेफ्टी, मतलब जो भी अगर स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो हम जो भी बना, देखो ये डिज़ाइन वाले में अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो डिज़ाइन में आपको इसका मोमेंट दिया होगा, ठीक है, आपको इसका डायमेंशन फाइंड आउट, इसमें डायमेंशन कैलकुलेशन करना होता है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं इसमें डायमेंशन कैलकुलेट करना होता है, और इसमें डायमेंशन दिया होता है, मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, इसमें मोमेंट दिया होता है और डायमेंशन कैलकुलेट करना पड़ता है, और इसमें आपको मोमेंट फाइंड आउट करने पड़ते हैं, ठीक है, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना पड़ता है, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करने पड़ते हैं, और इसमें डायमेंशन को कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर बीम की डिज़ाइन कर रहे हैं तो बीम के हम बीम की उसकी साइज़ क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए डिज़ाइन में आता है कि उसकी साइज़ क्या होगी, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा, उसका लेंथ कितना होगा, ये सारा कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाता है। तो उसमें हमें मेन इंपॉर्टेंट है सेफ्टी को ध्यान रखेंगे, ठीक है, सेफ्टी ध्यान रखते हैं। फिर बाद में सर्विसिबिलिटी को ध्यान रखते हैं, सर्विसिबिलिटी को ध्यान में रखते हैं। फिर उसके बाद से ड्यूरेबिलिटी को ध्यान में रखते हैं, ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ, ठीक है। फिर बाद में ये सारा कुछ जितना है ना, आपको वन वीडियो में आप देखते जाओगे ना, तो इकोनॉमी पे हम इम्पोर्टेंट ध्यान रखते हैं। और एक और नया आ गया है एस्थेटिक, ठीक है, एस्थेटिक ये आर्किटेक्ट वाले इसको इम्पोर्टेंट देते हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, हम पढ़ने वाले हैं आरसीसी, ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं अगर यहाँ पे, तो आप देखोगे आरसीसी, ठीक है। अब आरसीसी की अगर सिलेबस की यहाँ बात करूँ मैं, तो क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, वो चीज़ों मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो चैप्टर में आप पढ़ोगे, ठीक है, पहला चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो है बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज, बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर पता रहेगा तो आगे की जो भी जब हम जिसको यूज करने वाले हैं, क्योंकि ये डिज़ाइन में ये सब चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जितने भी मटेरियल, जैसे कि अभी इसमें सीमेंट यूज करने वाले हो, स्टील बार यूज करने वाले हो, तो कौन कौन से टाइप के स्टील बार होते हैं, कंक्रीट से रिलेटेड आपको सारी पॉइंट जान। हालांकि अगर मैं आप बात करूं तो मटेरियल की जितनी भी प्रॉपर्टीज है ना, उसके सेपरेट मैंने वीडियोस बना के भी रखे, लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको शॉर्ट में इसको क्लैरिफाई कर दूंगा कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट ध्यान में रखने वाली पॉइंट है जो इस में काम आएंगे, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है, लिमिट स्टेट डिजाइन, ठीक है। लिमिट स्टेट डिजाइन की बात ये अगर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, लिमिट स्टेट डिजाइन की, देखो जो आपका ईएससी का सिलेबस है ना, मैं ईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, ईएससी, ठीक है, या गेट के अकॉर्डिंग, ईएससी या गेट के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जो ईएससी का जो सिलेबस है वो लिमिट स्टेट डिजाइन के बेस पे है, ठीक है, लिमिट स्टेट डिजाइन के बेस है। मतलब अगर आप 2000 के बाद जितने भी पेपर सॉल्यूशन आप उसके देखोगे ना, तो सभी लिमिट स्टेट डिजाइन के बेस पे दिया। वर्किंग स्टेट डिजाइन भी होता है, ठीक है, वर्किंग स्टेज भी होता है, फिर बाद में लिमिट स्टेट भी होता है। तो ये सब मतलब उसके डिज़ाइन है, लेकिन इसके हेल्प से अब क्या क्या इसमें डिज़ाइन करने वाले वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। हम डिज़ाइन करने वाले बीम को, अब बीम में भी दो हम पॉइंट को डिज़ाइन करने वाले हैं। एक तो आपका सिंगली रेनफोर्स और दूसरा हम डबली रेनफोर्स।
ये क्या होता है, जब मैं इसको स्टार्ट करूँगा तो वहाँ पे मैं बता दूंगा सिंगली रेनफोर्स क्या होता है, डबली रेनफोर्समेंट की डिज़ाइन बीम में क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत होती है, ठीक है, सिंगली से काम क्यों नहीं चल पाता है, ये सारा कुछ मैं जब ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा तो मैं उसमें आपको बताऊँगा, ठीक है। दूसरा जो इसमें आपको पढ़ने वाले लिमिट स्टेट डिज़ाइन में वो है कॉलम, कॉलम पढ़ोगे, ठीक है। तीसरा इसमें पढ़ोगे स्लैब, स्लैब में भी आपको दो चीज़ें देखने को मिलेगी, वन वे स्लैब, ठीक है, वन वे स्लैब डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, और दूसरा आपको टू वे स्लैब डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से यहां पर देखेंगे फुटिंग देखेंगे, ठीक है, फुटिंग आप देखोगे। फिर बाद में रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, रिटेनिंग वॉल आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको एक और इसमें है, वो है वाटर टैंक, वाटर टैंक है, ठीक है। और जो तीसरा चैप्टर होगा, ठीक है, ये लिमिट स्टेट सेकंड चैप्टर में ये सारे कुछ आ जाएंगे, ठीक है। अलग से इसको नेम भी दे सकते हो, चलो इसको ही नाम दे देते हैं, 3 ये आ जाएगा, 4 में आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 6 चैप्टर, ये 7 चैप्टर, ये 8 चैप्टर, और इसको 9 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब ये 9 है, तो 9 में हम पढ़ने वाले हैं पीसीएस डिजाइन, प्री स्ट्रेस कंक्रीट डिजाइन, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ ना, अगर ईएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे तो ईएससी के, सिर्फ ईएससी के अगर मैं बेस पे बताऊँ तो ये 5% क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है, 5% क्वेश्चन इसमें से आते हैं। और इनके बेस पे अगर मैं बताऊँ, ये जो लिमिट स्टेट के बेस पर है, ये इतना पार्ट, ठीक है, इतने पार्ट में आपको अगर मैं बताऊँ तो 70% क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। और पीसीएस में आपको अगर मैं बोलूँ तो 25% क्वेश्चन इसमें से आते हैं, ठीक है। लेकिन अगर गेट से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, गेट से रिलेटेड तो सिर्फ पीसीएस में से ना, अगर पीसीएस से सिर्फ अगर मैं बात करूँ तो 85% क्वेश्चन इसी में से आते हैं। पीसीएस से रिलेटेड अगर बात करूँ तो 85 क्वेश्चंस इसी में से आपको आते हैं, ठीक है। इसमें से ही आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अगर इससे रिलेटेड अगर ईएससी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक को ध्यान में रखिए, ठीक है। और अगर मैं इसकी प्रिपरेशन की बात करूं तो इसको प्रिपरेशन के लिए आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि IS 456 कोड की अगर मैं बात करूं तो कोड आपको ज़रूरत पड़ेगा IS 456 2000, ठीक है, ये आपको IS कोड की ज़रूरत पड़ेगी। IS कोड की अगर बात करो तो ये ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ जो मटेरियल्स हैं, जैसे कि अगर ये लेक्चर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ और मटेरियल यूज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मतलब अगर ज़रूरत है कि अगर आप मटेरियल यूज करें तो पिल्लाई एंड मेनन का 3rd एडिशन का बुक आप यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हो पिल्लाई एंड मेनन का 3rd एडिशन का जो रेफरेंस बुक है उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। और उससे भी और इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे मैं ये लेक्चर वीडियो बना रहा हूँ, आप ईएससी के पेपर सॉल्यूशंस भी करते जाइए, क्वेश्चंस लेके बैठिए स्टार्टिंग से लेके। हालांकि मैं क्वेश्चंस भी अगर आप लोग की रिक्वायरमेंट होगी तो क्वेश्चन के भी अलग से वीडियोज़ बना के आपको प्रोवाइड करते रहूँगा, तो ये देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। तो मैं मतलब अभी तो स्टार्ट कर दिया हूँ, और इसका जो बेसिक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में लेकर आऊँगा, और आपके लिए बेटर हो सके वो मैं प्रिपरेशन करूँगा, ठीक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि सोम भी चल रहा है, ठीक है, ये आरसीसी भी मैंने स्टार्ट कर दिया है, और दूसरा ये भी मैं स्टार्ट कर दूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्योंकि ये उसके बैकबोन है। ये अगर नहीं आते हैं ना तो आरसीसी में कहीं ना कहीं आप वीक हो जाएंगे। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अगर आते हैं तो उसके लिए आपको आरसीसी और स्टील और पीसीएस बहुत ही मतलब आप मजबूती से पकड़ कर पाओगे। कहीं मैं अगर बताने में कहीं गलती भी कर रहा हूँ ना तो आप पकड़ जाओगे कि मतलब ये यहाँ पर ये गलती सर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आता रहेगा तो, क्योंकि देखो मैं वीडियोज बना रहा हूँ, कई बार होता है कि मतलब कुछ चीज़ें स्लिप हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन आप वीडियो देख रहे हो ना, अभी जब वीडियो अपलोड होगा तब आप देखोगे, तब आप कमेंट करोगे, तो हाँ अब कमेंट करें तो उसमें अब कर भी क्या सकते हैं, उसको चेंज तो कर नहीं सकते। हाँ, लेकिन
आपको तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पर ये सब चीज़ें मतलब थोड़ी सी स्लिप हुई है, तो ये अगर आपको आता है ना तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे देख लोगे और इसी को मान भी लोगे। लेकिन अगर आपको परफेक्ट बनना है कि हाँ ये सब चीज़ें अपने आप को बेटर बनाना है, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग का इसको बैकबोन बोला जाता है। अगर ये आपको अपने बैकबोन को मजबूत करना है, सिविल इंजीनियरिंग को मजबूत करना है, तो ये आपको आना चाहिए अच्छे से। तो ये भी मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस भी स्टार्ट कर दूंगा, सोम तो स्टार्ट कर ही दिया है। तो आप देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।